नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनिल शर्मा दिशा इराइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1 और उसके अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ते हैं और इसको समाप्त करते हैं। दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि HCF 306 और 657 का दिया हुआ है। दो संख्याएं दी हुई है 306 और 657। उनका एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 9 दिया हुआ है और आपको उसे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों, कल मैंने एक फॉर्मूला समझाया था आपको। क्या समझाया था कि यदि दो संख्याएं क्या है बेटा, दो संख्याएं ए और बी हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। बेटा, एलसीएम का मतलब लेसेप है, क्या लेसेप है, और एचसीएफ का मतलब मैसेप है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लेसेप है गुणा मैसेप है। क्या होता है, लेसेप है गुणा मैसेप है। और बेटा ध्यान से समझिए, अपन हालांकि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी इसका लेसेप ज्ञात कर सकते हैं, परंतु अपने को इसी तरीके से ज्ञात करना है। और दोनों संख्याएं दी हुई, क्या एक संख्या आपको 306 दी है और दूसरी संख्या क्या दी है बेटा, 657 दी है। और देखो, एलसीएम आपको ज्ञात करना है, लेसेप आपको ज्ञात करना है। और देखो एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा, देखो एचसीएफ दिया हुआ है 9, मैसेप दिया हुआ है 9। चलो अब मुझे ये बताइए, अपन ने दोनों रख दिया, अब ये 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा ना बेटा, बिल्कुल भाग में आएगा सर। तो चलो लिख देते हैं सर, 306 मल्टीप्लाई में 657 और एलसीएम, ये गुणा में 9 है, ये भाग में आ गया बेटा। अब 9 से इसको काट देते हैं बेटा अपन, 9 से काटो, देखो 3 बार कटता है बेटा, 27 आते हैं। कितने आते हैं, 27 आते हैं। बचे कितने, 3 उतारा, 6 36 हो गए। और 36 में 9 का भाग कितनी बार जाता है बेटा, 4 बार जाता है। तो अपन ने 9 से इसको काट दिया है, कैंसिल आउट कर दिया बेटा। अब कर देते हैं गुणा। तो गुणा किसको करना है सर, 657 को मल्टीप्लाई करना है 34 से, किससे, 34 से बेटा। चलो गुणा करते हैं, 4 का पहाड़ा बोलो 7 बार, 4 इंटू 7 28 होता है बेटा। तो हासिल कितने हो गए, 2 हो गए। 4 इंटू 5 20 और 2 22 हो गए बेटा। हासिल कितने हो गए, 2 हो गए। अब देखो ध्यान से सुनो, 4 इंटू 6 24 और 2 26। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं आगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 इंटू 7 21 का 1, हासिल कितना, 2 हो गया। 5 इंटू 3 15 और 1, देखो 5 इंटू 3 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल 1। 6 इंटू 3 18 और 1 19 हो गया बेटा। चलो जोड़ देते हैं, 8 के 8, 2 और 1 3 हो गया। 6 और 7 13 का 3, हासिल कितना, 1 हो गया। 9 और 1 10, 2 12 हो गया बेटा। हासिल कितना, 1 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो इनको गुणा करने पर क्या मिला, 22,338 मिला बेटा। कितना मिला, 22,338 मिला। तो इसका एलसीएम कितना आया बेटा, 22,338। तो अपन क्या लिखेंगे बेटा, ऐसा लिखेंगे बेटा, इस गुणा को तो अपन साइड में कर देंगे, इसको तो हटा देते हैं और यहां लिखेंगे, हाँ जी, क्या लिखेंगे, लिखेंगे एलसीएम किसका, देखिए अपन ऐसा लिखेंगे बेटा, हाँ जी, 306 657 का एलसीएम कितना है, ये है 22,338 है। कितना है, 22,338 है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। बेटा ये कहना चाहता है कि n क्या है, एक प्राकृत संख्या। पहली बात तो n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और 6 की पावर कोई भी प्राकृत संख्या लगाएं, 6 की पावर कोई भी प्राकृत संख्या लगाएं तो 0 आ सकता है। क्या 0 आने का मतलब अंतिम अंक, देखो 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या 0 पर समाप्त होने, इकाई अंक 0 आ सकता है। क्या इकाई अंक 0 आ सकता है क्या, दोस्तों ध्यान से सुने। हाँ जी, पहली बात तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं सर, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यही होती है ना, और अनंत तक चलती है, इनफाइनाइट तक चलती है बेटा। बोलो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब देखो ध्यान से सुनो, 6 की पावर n यानी 6 की पावर कोई भी प्राकृत संख्या रखें तो 0 आना चाहिए, इकाई अंक। चलो बेटा 6 की पावर में 1 रख के देखता हूं कितना आता है सर, 6 की पावर 1 करो 6 ही आता है। चलो बेटा मैं 6 की पावर 2 रख के देखता हूं कितना आएगा सर, 6। देखो यहां बेटा ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि यहां मैं आप मन मर्जी लगा रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। यहां आप इसको ऐसा लिख सकते हो 6 इंटू 6, जिसका मतलब होता है 36। हाँ बेटा आगे बढ़े, 6 की पावर 3 लिखूं तो यहां आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, जिसका गुणा करने पर कितना आएगा, 216 आएगा बेटा। कितना आएगा, 216 आएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगर 6 की पावर 4 रख दें बेटा
तो देखो क्या आएगा, 6 × 6 × 6 × 6 कितनी बार, 4 बार। अब देखो 6 से गुणा करेंगे इनको, तो 6 × 6 36 का 6 हासिल 3, 6 कम 6 3 9 हो गया, और 6 दूनी 12, 1200 में आ गया बेटा। अब बताओ कहीं भी कई अंक आपको जीरो आता दिखाई दे रहा है क्या? सर कहीं भी नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा। आप आगे भी चलते जाओ भले, आपको पता है कि जीरो नहीं आता दिख रहा, तो जीरो कब आ सकता है? तो मैं एक जीरो की संख्या लेता हूं और उसके अभाज्य गुणनखंड करके देखता हूं। क्या करता हूं? अभाज्य गुणनखंड करके देखता हूं। तो मैंने एक नंबर लिया बेटा, 30 लिया। क्या लिया? 30 लिया। और इस 30 के क्या किया? अभाज्य गुणनखंड किए। तो मैंने इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार गया सर? 15 बार गया। अब किसका भाग दिया? 3 का दिया, कितनी बार गया? 5 बार गया बेटा। कितनी बार? 3 का भाग 5 बार गया बेटा। अब 5 का दिया, कितनी बार? 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 2 आए, 3 आए, और क्या आए? 5 आए। और आपको देखो ऐसे प्राकृतिक संख्याओं में ऐसे अंक कौन से? सर ये 2 अंक ऐसे हैं जिनको गुणा करने पर क्या आता है बेटा? जीरो आता है। देखो 2 × 5 10 आते हैं। क्या आते हैं? 10। तो इकाई अंक क्या मिला बेटा? जीरो मिला। अर्थात आप चाहते हो कि जो 6 की पावर लगे, 6 की पावर आप कितनी भी लगाओ, परंतु 6 के अभाज्य गुणनखंड में आपको कहीं ना कहीं क्या दिखना चाहिए? 2 और 5 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? 2 और 5 दिखना चाहिए बेटा। क्या दिखना चाहिए? 2 और 5 दिखना चाहिए। कहीं आ रहा है क्या सर? नहीं आ रहा। चलो मैं एक एग्जाम्पल आपको और लेके समझाता हूं कि कहीं भी उनमें जीरो आता है क्या। देखें, देखते हैं बेटा, जीरो आता है क्या? इनको देख लेते हैं बड़े आराम से। अगर इनमें नहीं आए तो फिर सोचना पड़ेगा अपने को। देखो बेटा ध्यान से सुनना। हाँ भाई, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम आपके लिए, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए। यहां मैंने एग्जाम्पल लिया बेटा 340 लिया बेटा, 340 लिया। देखो बेटा इसमें बताइए 2 का भाग जाता है क्या? सर बिल्कुल जाता है। 2 का भाग कितनी बार जाता है? देखो 170 बार जाता है। फिर बेटा 2 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। कितनी बार? 8 बार, 16 और 5 बार। अब 2 का तो नहीं जाता, 3 का जाता है क्या? नहीं, 3 का नहीं जाएगा। 5 का जाएगा कितनी बार? 17 बार। अब किसका जाएगा? 17 का जाएगा। तो फिर कितना आया? 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में देखो क्या आया सर? 2 की पावर 2 आया, इंटू 5 की पावर 1 आया, इंटू 17 की पावर भी 1 आया। यानी कहीं ना कहीं आपको 2 और 5 जरूर मिलेगा। यानी जिस संख्या का अंत में इकाई अंक जीरो आता है, जो संख्या जीरो पर समाप्त होती है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर अपने को क्या मिलेगा बेटा? उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 2 और 5 जरूर मिलेगा। और जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आते, उस संख्या का इकाई अंक जीरो नहीं आ सकता बेटा। चलो अब बताइए, अब यहां से क्या सिद्ध हो रहा है? देखो ध्यान से देखिए क्या सिद्ध हो रहा है। आप ये बात डेफिनेट निश्चित कर चुके हो कि यहां दिया हुआ है 6 की पावर n। क्या दिया है बेटा? 6 की पावर n दिया हुआ है। और 6 की पावर n को क्या लिख सकते हैं अपन? 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं? 6 के अभाज्य गुणनखंड अगर आप करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेंगे? देखो 2 का भाग गया 3 बार, और 3 का भाग कितनी बार? 1 बार। तो यहां 6 के गुणनखंड मिले आपको 2 और 3, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। मुझे बताओ इसमें 2 और 5 कहीं दिखाई दे रहे हैं? सर 2 तो आ रहा है परंतु 5 नहीं आ रहा। 2 तो आ रहा है परंतु क्या नहीं आ रहा बेटा? 5 नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? 5 नहीं आ रहा। और अगर 5 नहीं आ रहा तो क्या इसके अभाज्य गुणनखंड, अगर 5 नहीं आ रहा तो क्या इसके अंत में इकाई अंक जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता बेटा, नहीं आ सकता। तो क्या लिखेंगे सर? यहां लिखेंगे, देखो लिखना क्या लिखेंगे? 6 की पावर n के, किसकी? 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, या अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। क्या उपस्थित नहीं है? 5 उपस्थित नहीं है। अतः अतः यह संख्या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। अतः यह संख्या जीरो पर, शून्य पर या जीरो पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है बेटा? जी बिल्कुल क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़े इसको बड़े ध्यान से। क्या कह रखा है ये क्वेश्चन? बड़े ध्यान से समझिए। हाँ जी बेटा ध्यान से समझिए क्या कह रखा है। हाँ बेटा कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13
और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? बेटा पहली बात तो भाज्य संख्याएं क्या होती है ये बताइए। भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी अन्य संख्या का भाग चला जाए। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि उनके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। देखिए मैं अगर लिखूं 2 तो 2 के अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, एक का भाग जाता है, 2 का जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। मैंने लिखा 3, 3 भी एक अभाज्य संख्या क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, या तो 3 का है या 1 का भाग जाएगा। फिर लिखा मैंने 4 तो 4 में भाग जाएगा सर 2 का, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 4 के अलावा भी 2 का भाग जाता है, क्लियर है, तो तीसरी अन्य संख्या का भाग जा रहा है, तो ये 4 तो है भाज्य संख्या। 4 तो क्या है बेटा? भाज्य संख्या। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ये चीज, और ये दोनों ही क्या है? अभाज्य संख्या है। चलो अपन सवाल को समझते हैं क्या कह रहा है। देखो पहली संख्या तो ये दी है बेटा, इसको हल करते हैं बेटा। देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और क्या दिया है आगे दूसरी संख्या है बेटा, तो पहले इसको हल कर लें। तो इसमें देखो बेटा एक ग्रुप तो ये बना और दूसरा ग्रुप ये बन गया, यानी मल्टीप्लाई का अलग हो गया, प्लस का अलग हो गया। अब बेटा इसमें 13 तो कॉमन आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सर 13 तो कॉमन है, तो बचा क्या सर? यहां बचा 7 इंटू 11। अब 13 की जगह बेटा 1 रखो या ना रखो कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा, और ये 13 कॉमन तो बच गया, क्या 1 बच गया। अब देखो गुणा करते हैं, 7 इंटू 11 बेटा 77 हो गया, बिल्कुल हो गया। 77 को 1 से गुणा करें तो भी 77 ही आना है, प्लस 1 आ गया। और गुणा किससे करना सर? 13 से। और देखो ध्यान से सुनना भाई, 77 इंटू 1 कितना है? 77 प्लस 1 कितना हो गया? 78 हो गया। दोनों को जोड़ने पर 78 आया, और गुणा में कितना है? 13। अब मुझे बताइए इनको गुणा करने पर जो संख्या बनेगी उसमें 13 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? सर बिल्कुल जाएगा। क्यों सर? 13 इसके पहले ही गुणा में है, अगर गुणा करने के बाद तो भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है बेटा? भाज्य संख्या। बेटा क्या है? भाज्य संख्या है। चलो अब देखो ध्यान से, आप इसको आराम से चेक कर लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए जल्दी से। कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइए बेटा। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, तो आप यहां लिख लेंगे कि ये क्या है? एक भाज्य संख्या है बेटा। क्या है? ये एक भाज्य संख्या है। क्या है बेटा? एक भाज्य संख्या है। क्या है बेटा? भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या को अपन क्या कहते हैं बेटा? बताइए जल्दी से, क्या कहते हैं? सर इसी को अपन कहते हैं संयुक्त संख्या। क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या कहते हैं बेटा। तो लिख देना ये भाज्य संख्या है, इसी को क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या है। चलो इस दूसरे इसके एग्जाम्पल को और देखते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन और देखो यहां दिया हुआ है, इसको और हल करते हैं अपन। देखिए हाँ जी साहब। हाँ बेटा क्या कह रहा है देखो। सर लिखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस में कितना है? 5 है बेटा। तो यहां भी गुणा के ग्रुप में ये है और 5 ग्रुप अलग से है प्लस में, तो अपन ने कॉमन लिया बेटा, तो क्या आया? 5 कॉमन आ गया। सर क्या आया? 5 कॉमन आया, तो बचा क्या? 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन आ गया, तो बचा क्या? 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये सारी संख्याएं गुणा में है बेटा, और प्लस में 5 कॉमन, तो बचा क्या सर? 1 बच गया। चलो गुणा कर देते हैं इनको। देखो 1 को 2 से गुणा किया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 4 24 हो गया, 24 से कम 24। और देखो यहां 24 इंटू 6 होगा बेटा, 24 इंटू 6 कितना? 144 होता है बेटा। 144 को किससे गुणा करना? 7 से। तो चलो गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं बेटा। चलो 7 इंटू 4 कितना? 28 का 8 हासिल 2, 7 इंटू 4 28 2 30 का 0 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10 हो गया बेटा। इधर प्लस में क्या बचा सर? इधर 1 बचा। किससे गुणा करना? 5 से करना। क्लियर है क्या? अब जोड़ दो, 1008 में अगर 1 जोड़ा तो क्या बन गया? 1009 बन गया, और गुणा में क्या है? 5 है। अब बताइए मुझे, इनसे गुणा करने पर जो संख्या मिलेगी वो भाज्य होगी कि अभाज्य? सर 5 से गुणा हो रही, तो 5 तो एक अभाज्य संख्या पहले से ही है, तो 5 तो उसका गुणनखंड हो गया ना। 5 तो इस बनने वाली संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो अगर ये गुणनखंड है तो ये संख्या भी कौन सी है? सर ये भी भाज्य संख्या है। कौन सी है? ये भी भाज्य संख्या है। तो नोट कर दीजिए सर ये भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या को अपन दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? संयुक्त संख्या दे सकते हैं बेटा। क्या दे सकते हैं? संयुक्त संख्या दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, हाँ जी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन को बड़े आराम से समझाया हुआ है, और बिल्कुल आराम से आप भी समझना। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। किसी खेल के मैदान में, क्या कह रहा है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? वृत्ताकार पथ है। चलो वृत्ताकार बना देते हैं एक अपन आकृति, और फिर उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बनाते हैं और फिर उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या बढ़ते हैं? उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं। लीजिए साहब, अपन ने एक शेप लिया,
बिल्कुल एक शेप लिया अपन ने, हाँ जी, एक ये शेप लिया, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको वृत्त? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलो अब ध्यान से समझना, इस वृत्त के इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो यहां एक सोनिया मैडम है, वो इधर से दौड़ना स्टार्ट करते हैं इधर की ओर, इधर से दौड़ती दौड़ती बेचारी दौड़ती दौड़ती वापस इधर तक चलती है, और यहां पहुंचने में उसे कितने मिनट लग जाते हैं सर? 18 मिनट। यानी सोनिया मैडम को कितने मिनट लगे? 18 मिनट लगे बेटा। कितने लगे? 18 मिनट। आगे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, एक व्यक्ति और है बेटा रवि, यहीं से रवि चलता है, यहीं से कौन चलेगा? रवि चलेगा। और रवि को कितना मिनट लगेगा बेटा? रवि को सिर्फ 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 12 मिनट। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि अगर एक चक्कर लगे तो 12 मिनट लेता है। अब कह रहा है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। बेटा ये दोनों इसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, इसी स्थान से, और दोनों ही इधर चलते हैं, पूरा एक चक्कर लगाएंगे बेटा, ठीक है। कह रहा है दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? दोस्तों ध्यान से समझना, अगर ये दोनों यहीं से चले इधर की ओर एक ही समय पर एक ही दिशा में, तो ये चक्कर निकालेंगे तो रवि पहले पहुंचेगा, क्योंकि रवि कम टाइम लेता है 12 मिनट में, और ये बेचारी पीछे रह जाएगी। फिर से दूसरा चक्कर पूरा होगा, फिर तीसरा चक्कर पूरा होगा। तो अपने को करना क्या है बेटा? ध्यान से सुनिए, यानी जो एक साथ वापस कब मिलेंगे? तो इस समय के गुणज में मिलेंगे, क्योंकि 12 मिनट में ये मिल नहीं सकते, क्योंकि 12 मिनट में रवि तो अपना पूरा चक्कर कर लेगा, परंतु ये सोनिया मैडम नहीं कर पाएगी। और 18 मिनट में राम आगे चला जाएगा और सोनिया मैडम अभी एक चक्कर ही पूरा हो चुका होगा। तो आपको पता है इस टाइम से कम टाइम में नहीं हो सकता ये चक्कर पूरा, इसका मतलब इससे अधिक टाइम में होगा, बिल्कुल इससे अधिक टाइम में होगा। और आप ध्यान दीजिए, दो संख्याओं के अगर कम मान को निकालते हो तो एचसीएफ को रिप्रेजेंट करता है, वो याद है, परंतु अधिक मान जो गुणज में चलता है वो एलसीएम को, लसापा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके गुणज में चलना है और इन संख्याओं के गुणज में अपने को देखना है, तो क्या निकालना है? लसापा निकालना है। तो 12 और 18 का क्या निकालेंगे? लसापा निकालेंगे। तो इनके क्या करेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो करते हैं। 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया बेटा कितनी बार? 3 बार, और 3 का भाग दिया कितनी बार? 1 बार। ऐसे ही इसके करो, 2 का भाग 9 बार, अब 2 का तो जाता नहीं, 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे कितनी बार? 1 बार। चलो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लसापा लेते हैं, तो क्या करेंगे? आप बोलोगे सर 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? सर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 आया। ऐसे ही 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? सर 18 के गुणनखंड में 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 आया। अब आपको पता है सर एचसीएम में तो न्यूनतम पावर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं अपन? सर एलसीएम में तो अपन क्या करते हैं, सारे जो वैल्यू दिखाई दे रही है वो सारी लेते हैं। तो आपको यहां 2 भी दिखाई दे रहा है और आपको यहां 3 भी दिखाई दे रहा है, मगर एलसीएम में अधिकतम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? अधिकतम पावर लेते हैं। तो बताइए 2 की पावर अधिक किसमें? सर 2 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 2 की पावर 2 ले लेंगे। ऐसे ही 3 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। चलो हल करते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब बेटा कितना आता है? 9 आता है। कितना आता है? 3 की पावर 2 का मतलब, देखो ध्यान से सुनो, यहां पहले अपन ने भाज्य गुणनखंड किए, फिर आगे वहां गुणनखंडों को लिखा और फिर अपन उनको हल करने में आए हैं, ठीक है बेटा। तो यहां देखो एलसीएम अपने आप बन रहा है। क्या बन रहा है? ध्यान से समझिए, एलसीएम किसका? 12 और 18 का एलसीएम या लसापा कितना होगा? तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब 9, यानी कितना? 36। तो एलसीएम कितना है बेटा? 36 होगा। 12 और 18 का एलसीएम 36 होगा। इसका मतलब ये वापस कितने मिनट में मिलेंगे? सर इसका मतलब ये वापस 36 मिनट में मिलेंगे। कितने मिनट में मिलेंगे? 36 मिनट में मिलेंगे। कितने मिनट में? 36 मिनट में मिलेंगे बेटा। कितने मिनट में? 36 मिनट में मिलेंगे। क्लियर है क्या बेटा? बोलो कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल सही है सर, रह जाएगा ध्यान में। चलो दोस्तों, अपन ने 1.1 के कंप्लीट 7 सवाल किए। अपन नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट क्लास में लेंगे। दोस्तों अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन रहता है आपके, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दीजिएगा। और अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप मुझे वैसे बताइए कि क्या स्थिति है आपकी, क्या समझ पा रहे हैं, क्या नहीं, कहां दिक्कत आ रही है, कहां नहीं आ रही है। और बिल्कुल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो अपने सभी दोस्तों को जानकारी दीजिए कि अब क्लास 10th में कंप्लीट मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए आप किस क्लास को लें और कहां से लें, उनको जानकारी बताइए कि दिशा इराइज से जल्दी जुड़ें, क्योंकि वहां मैथ्स में कंप्लीट नंबर आपको दिलाने के लिए अनिल सर उपस्थित हैं। धन्यवाद दोस्तों।